नमस्कार। सचिन विष्णुदेव सरवटे, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग एवं सफाई कर्मचारी आयोग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में सरकार को भेजे गए पत्र पर चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकॉन को दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो के बीच में ये जरूरी सूचना देनी जरूरी थी। 12 नवंबर को 6:15 बजे डीएलबी की तरफ से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। वो आप लोगों को सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें, 5वां बिंदु, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 5वां बिंदु जो है वो ये है, यदि आवेदक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है तो संबंधित निकाय का मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस आवेदक के संवेदक ठेकेदार को दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने संवेदक या ठेकेदार के अधीन सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया है किसी निकाय में, और उसने आपका ये ESIPF नहीं जमा किया है, या और किसी कारण से वो आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, तो आप अपने संबंधित निकाय, यानी अगर आप नगर निगम में हैं, अगर आप नगर परिषद में हैं तो आप अपने आयुक्त के नाम, और अगर आप नगर पालिका में हैं तो आप अपने अधिशासी अधिकारी के नाम एक एप्लीकेशन तैयार करें। उसमें लिखें कि मैंने इस ठेकेदार के इस फर्म के अधीन काम किया है, लेकिन इतने समय से इतने समय तक मैंने काम किया है, कृपया मेरे संवेदक या ठेकेदार या फर्म को निर्देशित करें कि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र बनाएं, ताकि मैं सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन कर सकूं। धन्यवाद। और ऐसा लिख के, और आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता और अपनी सारी डिटेल उसमें डालें, और उसके बाद में ये लेटर आप अपने आयुक्त को या अपने अधिशासी अधिकारी को देवे, और उसकी रिसिप्ट जरूर लेवे। अब चाहे वो एकल खिड़की पे जमा कर रहे हैं आप, तो वहाँ से आप रिसिप्ट लेवे, या फिर इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के उस पर रिसीविंग ले लीजिए, और कोशिश करिए कि उस पर सील भी लगे, ताकि भविष्य में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस एप्लीकेशन को कोर्ट में पेश कर सकें और अपना हक ले सकें। अब आगे का वीडियो देखिए। धन्यवाद। वर्तमान में राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती निकली हुई है। जिन व्यक्तियों ने, जिन कार्मिकों ने सफाई का वास्तव में काम भी किया है, उनको भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र बनकर सामने आ रहे हैं। अगर वो काम ना करे तो उनको नौकरी क्यों मिलनी चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। वो काम भी नहीं करते हैं। सिवरेज में डेथ भी वाल्मीकि समाज की होती है। और जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, उसने जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट्स दी है, मैंने कल स्टडी की, जो इनकी प्रतिवर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट बनती है, उसमें 2012 में एक रिपोर्ट बनी थी। उसमें डिमांड की गई थी कि जो सफाई का कार्य करने वाले परिवार है, उनको सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया था, जो बैंक्स वगैरह हैं, RBI को, कि जो भी सफाई का कार्य है उसके अंदर अगर कोई भर्ती होती है तो उसमें सफाई कर्मचारी परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, आप अगर उसकी वेबसाइट को स्टडी करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सफाई कर्मचारी वर्ग में वाल्मीकि समाज को ही माना गया है। और आम जीवन में भी आप देखते ही हैं, कई राजस्थान की विधानसभा में ये आवाज़ उठी है। बल्कि हम तो ये निवेदन करेंगे कि विधानसभा के अंदर ही इस प्रस्ताव को पारित किया जाए कि सफाई का कार्य जो कि मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज करता है, तो उसको ये कार्य करने के लिए उसको जो नियुक्ति के अंदर जो है वो प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और यदि दूसरी समाज का कोई व्यक्ति कार्य करता है, वास्तव में कार्य करता है, तो उसे अगर नियुक्ति मिलती है तब तो फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
लेकिन जनरली ऐसा होता बहुत कम है। अदर कास्ट के लोग काम करते नहीं हैं और नियुक्ति ले लेते हैं और कम पैसे देकर जो है वाल्मीकि समाज के ही व्यक्ति से सफाई का कार्य करवाते हैं और उनको बहुत कम पेमेंट देकर और ऐसे 2x2 वो चलते हैं। इसी संदर्भ में मैंने माननीय जो महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जी और इन तमाम बड़े मंत्रियों को, सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को जो कि राजस्थान से संबंधित है, उनको एक लेटर मैंने जारी किया है। तो उसमें मैंने क्या लिखा है, एक एक पॉइंट मैंने बहुत स्टडी करके सारे तथ्य मैंने काफ़ी दिनों से वो तथ्यों को मैंने जुटाया है और उन तथ्यों को जमा करके और फिर ये पत्र मैंने बनाया है। इसके अंदर सारी कानूनी जो बातें हैं, संवैधानिक जो बातें हैं, वो सारी की सारी बातें आ गई हैं। तो आइए देखते हैं मैंने इस लेटर में क्या लिखा। तो दोस्तों, ये लेटर मैंने भेजा था 8 नवंबर को। अगर राजस्थान की सरकार मैंने जो इस लेटर में सुझाव दिए हैं उसको मान लेती है तो मेरे ख्याल से हर वर्ग, जो भी वर्ग इससे इफ़ेक्ट हो रहा है इस भर्ती से, उन सबका ही समाधान इसमें संभव है। आप एक एक बात को थोड़ा गौर से सुनिए और समझिएगा। ये लेटर मैंने लिखा है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी को, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय को और राजस्थान से संबंधित समस्त माननीय लोकसभा व राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव जो भारत सरकार के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के हैं, उनको, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा को, माननीय यूडीएच मंत्री श्रीमान जाबर सिंह खर्रा जी को, राजस्थान के समस्त माननीय विधायकगण को, और इसकी प्रतिलिपि जो है वो मैंने दी है राजस्थान के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्रीमान अशोक गहलोत जी को, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के जो नेता है टीकाराम जी जूली साहब को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं श्री गोविंद सिंह डोटासरा को, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को, राजस्थान के मुख्य सचिव जी को, प्रमुख शासन सचिव जो स्वायत्त शासन विभाग के हैं उनको, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को, सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव को, राज्य स्तरीय चयन आयोग जो स्वायत्त शासन विभाग में है उनके सचिव को, उप निदेशक प्रशासन स्वायत्त शासन विभाग में जो है जयपुर में उनको, राजस्थान के तमाम जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारियों को, तमाम उप निदेशक जो स्थानीय निकाय विभाग है डीडीआर के, उनको, जितने भी कमिश्नर हैं आयुक्त जो कि नगर निगम में है या नगर परिषद में है, और तमाम अधिशासी अधिकारियों को जो कि नगर पालिकाओं में है उन सबको, और विभिन्न सामाजिक संगठन एवं ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी गणों को। अब ये जो 13 नंबर तक जो है इन सबको तो ईमेल के जरिए भेजा है, और ये जो 14 पॉइंट पे है समस्त सामाजिक संगठन एवं ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी गणों को, इनको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा है, यानी कि सोशल मीडिया पे डाला है। और लेटर 4 पेज का है। जो सबसे अंत में है मैंने जो सुझाव दिए हैं, पहले मैं उन बिंदुओं को पढ़ देता हूं, फिर विस्तार से पूरा लेटर हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला सुझाव मैंने दिया है कि नगरीय निकायों में जो अनुभव रखने वाले ठेका या संविदा कर्मियों को अनुभव के आधार पर
प्रथम प्राथमिकता दे दी जाए और जो अन्य शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों आदि किसी भी क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान की नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के द्वितीय संशोधन 2023 दिनांक 5 जुलाई 2023 में वर्णित था कि आवेदकों को भर्ती से वंचित करने की बजाय आवेदन करने का अधिकार देकर उन्हें द्वितीय प्राथमिकता दी जाए। ऐसा एक आदेश डीएलबी विभाग द्वारा पूर्व में भी जारी किया जा चुका है। देखो इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। अभी क्या हो रहा है, इस भर्ती के अंदर केवल वही आवेदन कर पा रहे हैं जिनको नगरीय निकायों का अनुभव प्राप्त है, जिनके पास नगरीय निकायों का अनुभव है। और परेशानी क्या आ रही है, जिन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग में या किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी मॉल में, किसी दुकान में काम किया है, जो पहले जो सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 का संशोधन था 5 जुलाई 2023 का, उसके अंदर ये था कि ये सारे ही जो अनुभव प्रमाण प्राप्त कर्मचारी थे वो सभी भर्ती में शामिल हो सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2 सितंबर 2024 को इसमें संशोधन कर दिया और केवल इसे जो है नगरीय निकायों के अनुभव तक सीमित कर दिया। बस यही समस्या, मुख्य समस्या उभर के आ रही है और लोग फार्म नहीं भर पा रहे हैं, जिसमें वाल्मीकि समाज और जो अदर कास्ट भी इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको भी यही परेशानी आ रही है। अब एक लिहाज से देखा जाए तो नगरीय निकायों के अनुभव तक सीमित अगर किया गया तो नगर निकायों में अधिकतम जो है परंपरागत सफाई करने वाली वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई करते हैं, तो उनको अगर प्रॉपर तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है तो पहला हक इस नौकरी पे उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंख मीच कर भी अगर किसी की अंतरात्मा से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि हाँ भाई, वास्तव में जिन्होंने ठेके पे संविदा पे काम किया है पहले उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो इसमें तो कोई विवाद होना भी नहीं चाहिए। मैंने तो बहुत टाइम पहले एक लेटर ये भी लिखा था कि भाई इनको क्यों आप लॉटरी में ले रहे हो, जो ठेका कर्मी है, जो संविदा कर्मी है, इनको तो डायरेक्ट आप भर्ती दीजिए ना, आप लॉटरी सिस्टम में डाल ही क्यों रहे हो। लेकिन चलो उन्होंने उस बात को नहीं माना, तो अब अगर ये लॉटरी करना चाह रहे हैं तो इन्होंने नगरीय निकायों के अनुभव को जो है प्राथमिकता, नगरीय निकायों के प्राथमिकता नहीं, नगरीय निकायों के अनुभवों को ही माना है इस भर्ती के अंदर। अब दुविधा ये हो रही है, जो मुझे हर रोज 100 से भी अधिक फोन आते हैं, हर 5-10 मिनट में एक कॉल आता है और बात यही करते हैं वो कि भाई हमारे को अनुभव प्रमाण पत्र हम कहाँ से लाएं, क्योंकि हमने तो हॉस्पिटल में काम किया, कोई कहता मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैंने तो ग्राम पंचायत में सफाई की है, कोई कहता है साहब मैं मॉल में काम करता हूँ, कोई कहता मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो उन लोगों का जो अनुभव प्रमाण पत्र वो अपने विभाग से लेकर भी आते हैं तो उनका इसमें आवेदन नहीं करवाया जा रहा है, ये समस्या आ रही है। लेकिन एक दूसरी समस्या और भी है, जो कुछ अनुभव प्रमाण पत्र वायरल हो रहे हैं उस पर लोग शक कर रहे हैं, क्योंकि वो गैर वाल्मीकि समाज के अनुभव प्रमाण पत्र हैं और उनको फर्जी बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये फर्जी है क्योंकि ये गैर वाल्मीकि समाज के लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र है, तो गैर वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो सफाई नहीं करते हैं और ये वो किसी न किसी का सिफारिश वाले पद हैं। यानी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो ठेकेदार के परिवारजन हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसी अधिकारी के मिलने वाले हो। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई इसमें लूप होल नजर आ रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। ऐसा हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो ये बात मैंने कही है वो सुनी सुनाई बात है, सुनकर कह रहा हूं मैं, और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। तो अगर
वास्तव में शुद्ध रूप से, बिल्कुल शुद्ध रूप से, जिसने वास्तव में काम किया है, जो बेचारा 4-5 बजे सर्दी गर्मी बरसात उठ के जाता है, और कोरोना में भी जिसने साफ सफाई की है, पहला हक उसका है, पहला हक उसका है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसमें से 99% वाल्मीकि समाज के ही कर्मचारी होंगे जिन्होंने वास्तव में काम किया है। 1% ही कोई गैर वाल्मीकि समाज का होगा जिसने गरीबी के चलते, अपनी पारिवारिक समस्याओं के चलते कहीं ना कहीं इस काम से मजबूरन हाथ मिलाया होगा और वास्तव में काम किया होगा। बट मैंने क्या कहा, 100 में से 1% या उससे भी कम, ऐसा बहुत कम है कि गैर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने वास्तव में सफाई का कार्य किया हो। अगर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बन रहा है तो वाल्मीकि समाज के गरीब संविदा ठेका कर्मियों की तो इतनी पहुंच नहीं है कि वो ठेकेदार के ऊपर दबाव डाल के या अधिकारी को बोल के अपना जो वास्तविक हक है उसका, जो उसने काम किया है, वो अनुभव प्रमाण पत्र बन जाए। वो बन नहीं रहा है। तो समस्या एक नहीं है, समस्या कई है। अगर हम ये कहें कि नगरीय निकायों से अनुभव प्रमाण पत्र लेकर डीएलबी बहुत अच्छा कर रहा है, इससे जो फर्जी लोग आते हैं और जो बाहर के लोग आते हैं वो रुक जाएंगे, और वास्तव में जो ठेका कर्मी है, संविदा कर्मी है, उन्हीं को भर्ती मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। ऐसा होता तब भी सब्र कर लेते, ऐसा भी नहीं हो रहा है। बेचारों ने, जिन्होंने वास्तव में काम किया है, ठेका कर्मी, संविदा कर्मी, उन लोगों को, बेचारों को अनुभव प्रमाण पत्र बन ही नहीं रहे, उनके बेचारे परेशान हो रहे हैं। ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही है कि लोग पैसे मांग रहे हैं एक अनुभव के 25,000, 30,000, 50,000। अरे भैया, खाली अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, बेचारों का सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, थोड़ा तो सोचो गरीबों का। क्यों इतनी हरामखोरी कर रहे हो? बहुत गलत है ये। जिसने काम किया है उसको अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर देना चाहिए आपको, ईमानदारी से। दुआ मिलेगी उन गरीबों की, मेरा ये कहना है। तो अब क्या हो रहा है, युद्ध दो तरफ से है। एक, नगरीय निकायों के अनुभव के अंदर युद्ध चल रहा है। किसका? जिनकी जान पहचान है उन्होंने तो अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया, और जिनकी बेचारों की जान पहचान नहीं है, जिन्होंने काम भी किया पर उनको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना के दिया जा रहा है, तो उन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। बाहर का संघर्ष कौन सा है? उनका संघर्ष है जो ग्रामीण क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, अन्य विभागों में काम किया, अन्य जगहों पे काम किया, वहां के अनुभव प्रमाण पत्र है, वो भी सही है, वो भी सही है, उन्होंने भी सच में काम किया है। देखो, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो वास्तविक काम करने वालों की बात कर रहा हूँ, मैं फर्जी लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो फर्जी प्रमाण पत्र लाए, कहीं से लाए, उनकी किस्मत वो जाने, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वास्तविक काम करने वालों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो। अगर उन्होंने काम किया है तो उनको इस भर्ती के अंदर आवेदन करने का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने इस पहले बिंदु के अंदर ये सुझाव दिया है कि आप एक काम करिए। आप नहीं संशोधन करना चाहते अपने विज्ञप्ति में, तो आप एक काम तो करिए, आप नगरीय निकाय वालों को प्रथम प्राथमिकता दे दीजिए, ठीक है। और जो बाहर के, जो नगर निकाय के अलावा अनुभव प्रमाण पत्र है, जो हॉस्पिटल है और भी होटल है, ग्राम पंचायत है, जगह जगह के, चाहे कहीं के भी अनुभव प्रमाण पत्र लेकर कोई व्यक्ति आता है, तो आप उसको इसमें अपीयर होने की छूट दीजिए, यानी कि आवेदन करने की छूट दीजिए। वो छूट उसको भले आप द्वितीय प्राथमिकता दे दीजिए। द्वितीय प्राथमिकता का मतलब क्या हो गया? द्वितीय प्राथमिकता का मतलब ये हो गया कि मान लो कि 100 पोस्ट है, उदाहरण के तौर पे 100 पोस्ट है, नगरीय निकायों के अनुभव वाले आपके पास केवल 80 लोग आए, तो 20 सीट बच गई। तो 20 सीट पे तो उन बेचारों को जगह दो जो अन्य विभागों के हैं। उस 20 सीट पे आप लॉटरी उन लोगों की निकालो ना, कहाँ दिक्कत है?
उनकी जिसकी किस्मत हो जाएगी उनकी आ जाएगी। तो ये मेरा सुझाव है और बहुत सही और सटीक सुझाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है। अब सेकंड जो है बिंदु, उसमें आप देखिए मैंने लिखा है आवेदकों की संख्या अधिक होने पर परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को प्राथमिकता दी जाए, जिसका तथ्यात्मक विवरण ऊपर दिया जा चुका है। इस लेटर में मैंने ऊपर बताया है कि ये जो बात मैंने लिखी है ये हवाई में नहीं है, ये बात सरकार के पूर्व में कई पत्र ऐसे जारी हुए हैं और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है 2012 की, उसमें ये लाइन ऐसे कैसे लिखी हुई है, सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सफाई कार्य से जुड़े परिवारों, ना कि जाति, ना कि समुदाय। तो भाई किसी को ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए क्या आप बताइए। संविधान ये कह रहा है कि किसी जाति विशेष को आप है जो आरक्षण नहीं दे सकते अलग से, ठीक है। तो सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को तो दे सकते हो ना। तो आपको केवल ये शब्द बदलना, वहां पे आपको ये दिक्कत आ रही है कि हम वाल्मीकि समाज को सफाई परंपरागत जो करती है उसको प्राथमिकता नहीं दे सकते। अगर आपको अड़चन आ रही है, हालांकि 2010 या 11 में जो परिपत्र निकला था उसमें तो जब गहलोत सरकार थी तो उसमें क्लियर कट लिखा था कि सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को जाति जो है, जो समुदाय है वाल्मीकि समाज, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आप अगर उसको नहीं मानते हो तो सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को तो आप लिख सकते हो ना, अपने लाइन में चेंज कर लीजिए। अब वो परिवार कोई भी हो सकता है, जिन्होंने अगर सफाई का कार्य किया, ऐसा परिवार है तो उनको प्राथमिकता दीजिए, परंपरागत सफाई करने वालों को। यहाँ पे कास्ट की बात ही नहीं है, ये कास्ट की बात खत्म हो गई, तो आप पे कोई ऑब्जेक्शन आएगा नहीं। और ये बात ऊपर मैंने इस लेटर में ऊपर क्लियर खोल के बताई है कि ये बात कहाँ आई है। यहाँ तक कि जो वित्त विभाग है भारत सरकार का, वहां से तो बाकायदा लेटर जारी हुआ है कि जो ये बैंक वगैरह है वहां पर जो है ये जो सफाई कार्य से जुड़े परिवार है इनको ही लेना है और किसी को नहीं लेना है। वो बात अभी ऊपर लेटर पढ़ेंगे उसमें आप देख पाएंगे, ठीक है। तीसरा बिंदु जो है ये पढ़िए आप, मैंने लिखा है कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम द्वितीय संशोधन 2023, इन्होंने 5 जुलाई 2023 को जो संशोधन था और उससे पहले भी, यानी ये अंतिम संशोधन कह सकते हो, जिसमें तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात की गई है। ये 2012 में भी बात थी, उसके बाद भी बात थी, 2023 तक, 5 जुलाई 2023 तक ये बात थी कि तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे याद है 2009 के अंदर मैंने मेरी तरफ से ये सुझाव उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी को अपनी ओर से लिख कर दिया था मैंने, मुझे अच्छे से याद है। तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात मैंने अपनी ओर से लिखी थी। और फिर जो 2012 की भर्ती आई थी उसमें ये बात तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात उन्होंने कंसीडर की मेरी। मैं फक्र के साथ कहता हूँ कि भाई वो बात रखी उन्होंने। ये एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, इसमें कोई जाति है क्या? तलाकशुदा व विधवा महिला हर जाति हर धर्म में नहीं होती है, तो उनको प्राथमिकता देने की यहाँ बात लिखी है, क्योंकि ये एकल महिलाएं होती है, इनका जीवन बहुत मुश्किल होता है, बहुत परेशानियों से जूझना पड़ता है इन तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को, तो इसीलिए उनको प्राथमिकता देने की बात लिखी है। अब प्राथमिकता का क्रम जो है वो सरकार तय करे कि पहली प्राथमिकता किसको देनी है, दूसरी प्राथमिकता किसको देनी है, तीसरी प्राथमिकता किसको देनी है। वो एक सेटअप जो है वो विधि अनुसार, नियम अनुसार कर लेवे। लेकिन मैं यहाँ नियम की बात कर रहा हूँ। 5 जुलाई 2023 को जो द्वितीय संशोधन हुआ था उसमें संशोधन नहीं है, ये एज इट इज तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात जो पहले से चली आ रही थी वो ये अंतिम इस संशोधन में रखी गई थी। और न जाने
इस डीएलबी विभाग को क्या सूझी कि ये जो अभी संशोधन किया है 2024 में सितंबर में, उसमें से ये पॉइंट हटा ही दिया, तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का। ये तो बहुत गलत हुआ, मैं तो इसको बहुत गलत कहता हूँ। ये एक लाइन जरूर डालनी चाहिए थी। और जो ऊपर जो सफाई कार्य से जुड़े परिवारों की बात थी उसको भी इन्होंने नहीं लिया, जबकि जो जयपुर में और पूरे राजस्थान में हड़ताल हुई थी, उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग और संगठनों के बीच जो समझौता हुआ था उसमें भी क्लियर कट ये कहा गया था कि भाई वाल्मीकि समाज को जो कि परंपरागत सफाई का कार्य करते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो नहीं दी गई। एनीवे, ये जो चौथा बिंदु है, सभी निकायों को निर्देश जारी किए जाएं कि प्रति हस्ताक्षर के लिए ईएसआई पीएफ की जांच अनिवार्य नहीं है। संवेदक ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा। अधिकारी केवल वर्क ऑर्डर व कार्य के नाम को वेरीफाई करके प्रति हस्ताक्षर करें। देखिए, ये लेटर मैं 8 तारीख को भेज चुका हूं और इस बिंदु के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। बिल्कुल ये चौथा बिंदु जो है ना, इसको घुमा फिरा के अभी 2 दिन पहले ही डीएलबी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें ये कह दिया है कि ईएसआई पीएफ की जांच जो है अधिकारी स्वविवेक पे करें। स्वविवेक पे छोड़ दिया है, मतलब उनके ऊपर कोई हार्ड नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको ईएसआई पीएफ की जांच करनी है। वो अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे, और ऐसा करके उन्होंने ठीक ही किया है। यहाँ मैं डीएलबी को ठीक इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम जो फर्जी लोग आएंगे बिना ईएसआई पीएफ के, तो वो जो अधिकारी होगा उससे भी तो जो दूसरे दस्तावेज देखेगा कि हाँ भाई इसकी हाजिरी कहाँ है, हाँ भाई इसका और कोई डॉक्यूमेंट है जिससे वो सिद्ध होता है कि हाँ भाई इसने काम किया है। तो ऐसे जो कर्मचारी होंगे ना, तो उनका तो वो ईएसआई पीएफ नहीं होगा, तो वो अधिकारी उसको अनुभव प्रमाण पत्र को वेरीफाई कर देगा। लेकिन कोई फर्जी आ गया जो देखते ही पता चल रहा है कि इसने तो कभी काम किया ही नहीं है, ये फर्जी है, तो कम से कम वो वहां पे ईएसआई पीएफ की शर्त लगा के उसको रोक सकता है। तो इसीलिए ये बिंदु डीएलबी ने ठीक किया है, जिसमें ईएसआई पीएफ की शर्त को लगभग हटा भी दिया है और पूरे उस अधिकारी के स्वविवेक पे छोड़ दिया है। हालांकि मैंने तो ये क्लियर कट कहा था कि भाई इसको अनिवार्यता हटा ही जाए, लेकिन उन्होंने जो अभी संशोधन किया है वो थोड़ा ठीक है, ऐसा मेरा निजी सोचना है। लेकिन ये बात मैं परंपरागत सफाई करने वाली वाल्मीकि समाज के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए तो ये अनिवार्यता होनी भी नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ दूसरों के लिए। अब ये जो संवेदक है यानी ठेकेदार, अगर वो प्रमाण पत्र साइन करके दे रहा है तो अधिकारी को केवल उसको चेक करना चाहिए कि इसका वर्क ऑर्डर है कि नहीं, और कार्य के नाम को वेरीफाई करके प्रति हस्ताक्षर कर देना चाहिए। तो अभी जो डीएलबी ने संशोधन किया उसमें ये पॉइंट ले लिया गया है, लगभग इसको घुमा फिरा के इस पॉइंट को ले लिया गया है। 5वां मैंने कहा है कि सीवरेज सफाई के मृतकों के परिजनों को इस भर्ती में ध्यान रखा जाए। ध्यान रखा जाए का मतलब है कि उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ये हवा में नहीं बात की है मैंने, कोई भी बात, ऊपर मैंने खोला है इसको कि ये बात क्यों कही है। फिर मैंने लिखा कि विकलांगों, स्पोर्ट्स कोटे आदि का भी ध्यान रखा जाए। ये जो भी नियम अनुसार है उन विकलांगों को और स्पोर्ट्स कोटे को भी जो है सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है कि भर्ती प्रक्रिया से पूर्व 2012 व 18 के राजस्थान उच्च न्यायालय में दिए गए अभ्यावेदनों के दिए गए नीतिगत निर्णयों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किया जाए। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2012 व 18 के जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर में जो भी अभ्यावेदन थे उन पे अगर नीतिगत निर्णय हो गए हैं तो उन लंबित प्रकरणों का निस्तारण करना चाहिए। हालांकि एक लेटर इसके ये मेरा लेटर जाने के बाद में एक लेटर वो भी जारी हो चुका है, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, वो लेटर जारी हो चुका है। अब दोस्तों कुछ लोग ग्रुपों में हंसी उड़ाते हैं कि साहब ये तो ईमेल वाले हैं, ये तो है जो सोशल मीडिया वाले नेता हैं। हाँ साहब, सोशल मीडिया वाले नेता हैं, बिल्कुल हैं। तो जब हमारे
मेल से और लेटर लिखने से ही काम हो रहा है, तो हमको कहाँ ज़रूरत है कुछ करने की। तो सॉरी, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूर हो गए लोगों की ऐसी बातें सुन के। खैर छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर राजस्थान सरकार वास्तव में इसका समाधान चाहती है तो मेरे द्वारा जो तथ्यात्मक सुझाव दिए गए हैं उस पर जरूर गौर करेगी। दोस्तों, ये जो लेटर है, ये लेटर, इस लेटर का, ये देखिए मैंने किसको भेजा था। मैंने अभी पहले बताया कि इस लेटर को मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, इन सबको भेजा है। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस लेटर का जो राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति सचिवालय से इसका लेटर फॉरवर्ड हुआ है राजस्थान के मुख्य सचिव को। ये आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आप इस लेटर को देखिए। ये राष्ट्रपति सचिवालय, ये लिखा हुआ राष्ट्रपति सचिवालय, देख रहे हैं आप, ये राष्ट्रपति सचिवालय। राष्ट्रपति सचिवालय के अवर सचिव ने किसको भेजा है? ये भेजा है राजस्थान के मुख्य सचिव को। राजस्थान के मुख्य सचिव को लेटर भेजा। क्या लिखा है? कृपया उपर्युक्त विषय पर भारत के राष्ट्रपति जी को संबोधित स्वतः स्पष्ट याचिका उपयुक्त ध्यान आकर्षण के लिए संलग्न है। याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दे दी जाए। ये लेटर जो है वो आगे प्रेसिडेंट के जो सचिवालय है वहां से हमारे जो मुख्य सचिव है राजस्थान के, उनको फॉरवर्ड हुआ है। अब बताइए भाइयों, क्या मेरा ईमेल करना गलत है? क्या मेरा लेटर लिखना गलत है? अगर मेरे लेटर पे ईमेल से ये चीज़ हो रही है, 12 तारीख 3:35 पे राष्ट्रपति के सचिवालय से वो लेटर गया है, और फिर आप सबको पता है कि उसके बाद में संशोधन निकला एक डीएलबी से, इसी तारीख को, 12 तारीख को ही शाम को। तो आप उसकी टाइमिंग नोट कर लीजिए और राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से निकली हुई टाइमिंग नोट कर लीजिए। और ये जो लेटर है मेरा 8 नवंबर को मैंने भेजा, वो भी आप नोट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना आपके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि काम होता है, करने वाला चाहिए। एनीवे, चलिए अब फटाफट से मैं आपको ये लेटर पढ़ के सुना देता हूँ जो इसमें लिखा है। विषय राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए नियमों में फेरबदल कर सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 निकालकर परंपरागत सफाई करने वाले परिवारों के अधिकारों पर कुठाराघात कर उन्हें हतोत्साहित करने के संदर्भ में मान्यवरगण, उपरोक्त विषय में बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के द्वारा जो सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2024 निकाली गई है, उसमें बेरोजगारी से त्रस्त वाल्मीकि समाज त्राही त्राही कर रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित समस्याओं को बिंदुवार आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला बिंदु है, इस भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2024 से पूर्व सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2024 निकाली गई थी, जिसमें डीएलबी ने एक शुद्धि पत्र जारी किया था 15 मार्च को। ठीक है, उसमें नगरपालिका सेवा नियम 2012 के नियम 6 में द्वितीय संशोधन करके एलएसजी विभाग ने नोटिफिकेशन 5 जुलाई 2023 को जारी किया और उसमें स्पष्ट उल्लंघन किया। क्या उल्लंघन किया? वह नोटिफिकेशन अंग्रेजी भाषा में था और जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। वो जो 2023 में था वो क्या था? वो ये था कि सफाई कर्मचारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी नगरपालिका, केंद्र या राज्य सरकार के विभाग, स्थानीय निकाय, अर्ध सरकारी संस्थानों में या केंद्र या राज्य सरकार के आदेश के तहत गठित संस्थानों अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति सहित सफाई कर्मचारी के रूप में प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, फैक्ट्री
या घर, दुकानें, मॉल या किसी अन्य स्थान पर कार्यरत व्यक्तियों के माध्यम से जहां सफाई का काम नियमित रूप से किया जाता है को न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। ये बात थी 2023 के संशोधन में। 5 जुलाई का जो संशोधन था उसके अंदर इसको खत्म कर दिया है अभी डीएलबी ने, ठीक है। और इसको खत्म करने के लिए सबसे पहला काम किया कि वो विज्ञप्ति जो थी ना, भर्ती विज्ञप्ति, उसको रद्द किया। वो कौन सी विज्ञप्ति थी? ये 1/2024 इसको रद्द किया गया, इसको रद्द कर दिया गया। उपरोक्त भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2024 को के खिलाफ कुछ अपीलार्थी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में गए। उन्हें माननीय न्यायालय ने सिविल रिट संख्या 100 व अन्य 140 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 11 जुलाई के द्वारा राहत प्रदान की थी। देखिए 11 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने इस जो 1/2024 में इन्होंने शुद्धि पत्र निकाला था उसको रद्द कर दिया था। उसको रद्द करके और कह दिया था कि भाई जो 23 जुलाई को जो आपने इसमें जो संशोधन था उसको लागू किया जाए। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उस भर्ती को रद्द किया 1/2024 को, ठीक है। उसको रद्द करने के बाद में इन्होंने इसको रद्द किया। किसको? इसको रद्द किया। ये जो 23 जुलाई का था ना नोटिफिकेशन, 23 जुलाई के नोटिफिकेशन को रद्द किया इसको। सॉरी, 5 जुलाई 2023 का जो नोटिफिकेशन है जिसमें सभी के अनुभव प्रमाण पत्रों को माना जा रहा था उसको रद्द किया। पहले क्या किया? भर्ती संख्या 1/2024 रद्द की, फिर 5 जुलाई का नोटिफिकेशन रद्द किया, ठीक है। क्यों रद्द किया? क्योंकि 11 जुलाई का जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि भाई आप उसको मानो, तो वो उसको मानने के बजाय उसको संशोधित कर दिया। और वो संशोधित इन्होंने 2 सितंबर 2024 को किया और इस भर्ती को रद्द करके फिर नियम में संशोधन किया, नियम बदल दिया। नियम बदलने के बाद में अब फिर से 2024 की भर्ती इन्होंने निकाली है, ठीक है। अब इसके बदले में डीएलबी विभाग ने वो भर्ती ही रद्द कर दी क्योंकि आगे जाकर उन्हें नियमों में अपना मनमाना संशोधन करना था। आखिर डीएलबी विभाग ने राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम 2012 के नियम 6 का संशोधन नियम 2024 विभाग के नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2024 को जारी कर दिया और अंततः ये वर्तमान सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2024 निकाली। देखो इन्होंने बहुत इधर से उधर गजब का खेल खेला है। चलिए कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। तीसरा बिंदु, मैंने इसे तानाशाही भर्ती क्यों कहा? क्योंकि डीएलबी विभाग जयपुर के तत्कालीन निदेशक ने सफाई व वाल्मीकि समाज के संगठनों द्वारा जारी हड़ताल को समाप्त करने के लिए एक ही दिन में शुद्धि पत्र 15 मार्च 2024 भी जारी किया, जिसमें मनमानी अभी की भर्ती के समकक्ष शर्तों वाला शुद्धि पत्र जारी किया था और उसी दिन श्रमिक संगठनों से समझौते में स्व हस्ताक्षर द्वारा सफाई कार्यों से संबंधित वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का वादा भी किया था। एक ही अधिकारी एक ही दिन 2 अलग अलग बात कर रहा है। इन्होंने अपनी हठधर्मिता की सीमा यही नहीं रोकी। जब माननीय उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को इनके शुद्धि पत्र को रद्द कर दिया तो इन्होंने वैकेंसी को रद्द कर दी और नियम 6 का संशोधन 2 सितंबर को करके नए सिरे से विज्ञापन संख्या 2/2024 की भर्ती निकाल दी। अब आइए चौथे बिंदु पे। उपरोक्त राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के नियम 6 का संशोधन नियम जो कि 2024 है वो 2 सितंबर को जारी हुआ। उसमें अनुभव प्रमाण पत्र को निकायों तक सीमित कर दिया गया।
जिससे अन्य स्थानों के कार्मिकों को भर्ती में आवेदन करने से वंचित रहना पड़ रहा है। फिर इन्होंने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात को भी हटा दिया, जो कि लंबे समय से सिस्टम में चला आ रहा है। उक्त नियमों के तहत इन्होंने अपने स्वयं के द्वारा ही समझौता पत्र पर किए गए हस्ताक्षरों और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की शर्तों को भुला दिया। पांचवा बिंदु है सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2024 में कहीं भी ESIPF का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ अभिलेखों की जांच कर अनुभव प्रमाण पत्रों पर प्रति हस्ताक्षर करने के निर्देश संबंधित निकायों को जारी हुए थे, जबकि राजस्थान के लगभग समस्त निकायों के अधिकारी प्रति हस्ताक्षर करने से बच रहे हैं और इसके लिए उन्होंने ESIPF की शर्त पूरी होने पर ही प्रति हस्ताक्षर करने का सिस्टम बना दिया है। उन्हें केवल संवेदक प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित सफाई कर्मियों के जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के संबंधित अभिलेख जैसे कि हाजिरी वेतन आदि आते हैं, वह जांच कर प्रति हस्ताक्षर करना मात्र है। किसी ठेकेदार संवेदक ने अपने किसी कार्मिक का अगर ESIPF जमा करवाया है कि नहीं करवाया है, ये नगर पालिका या नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय है। अगर उन्होंने नहीं किया, उनके पास कोई शिकायत आती है तो वो एक्शन ले सकते हैं। यदि किसी कार्मिक को ESIPF से संबंधित शिकायत होगी तो इसके लिए ESIPF का अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो वहां शिकायत करेगा और उसकी जांच प्रथम तो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का विषय है ना। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं नगर निकायों के, वो उन्होंने काम किया कि नहीं किया इसका जवाब तो ठेकेदार देगा। आप उनसे शपथ भी तो ले रहे हो ना, शपथ पत्र ले रहे हो। फिर मुख्य ठोस कचरा प्रबंधक जो है वो भी वेरीफाई कर रहा है, फिर काउंटर साइन करने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। फिलहाल सफाई कर्मी इस भर्ती में आवेदन करना चाहता है, न कि ESIPF के कारण भर्ती से वंचित होना चाहता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कट मैंने लिखी है कि भाई ESIPF हाँ ठीक है, ठेकेदार ने नहीं काटा, निपटना होगा तो निपट लेंगे उनसे, चाहे केस करें चाहे ESIPF डिपार्टमेंट में शिकायत करें, वो एक सेकेंडरी इशू है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अभी प्रेजेंटली दे नीड वैकेंसी, दे नीड जॉब। इस वक्त उन्हें जॉब चाहिए, उनको शिकायत नहीं करनी है। उनके ESIPF के कारण अगर उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे। इसीलिए ESIPF को कम से कम कृपया करके वाल्मीकि समाज के लिए तो समाई करें आप, जो कि वास्तविक ठेकाकर्मी है उनके लिए तो समाई करें आप। एनीवे, ESIPF की अनिवार्यता बताकर निकायों के अधिकारी बेवजह सफाई कर्मियों को हतोत्साहित कर रहे हैं, जिससे उन्हें आवेदन करने से वंचित होने की संभावना है, जबकि उन्होंने वास्तव में सफाई का कार्य किया था। इसके लिए राजस्थान सरकार या DLB की आला अधिकारी मौन है। ये पहले का लेटर है, क्योंकि 8 तारीख को लिख चुका था मैं, फिर इन्होंने DLB के आला अधिकारियों ने अभी 2 दिन पहले मौन तोड़ दिया है और एक अनुभव से संबंधित 2 पेज का संशोधन निकाला है, जो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें कुछ 1-2 पॉइंट ठीक है, बाकी वो के वही स्थिति है, कोई सुधार नहीं है। छठा बिंदु है सफाई कर्मचारी भर्ती में यदि वाल्मीकि जाति को प्राथमिकता देने में कोई संवैधानिक अड़चन है तो सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2012 की तर्ज पर, देखिए गहलोत सरकार के टाइम पे ये लाइन थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि अहर्ता वाले पैरा में डाले गए नोट, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था 1/2012 में लिखा हुआ था आवेदकों की संख्या अधिक होने पर परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैंने अभी पहले आपको पढ़ के बताया कि भाई सफाई कार्य से जुड़े परिवार लिख दीजिए आप जाति खोलिए ही मत। जाति खोलने पे आपत्ति होती है तो सफाई कार्य से जुड़े परिवार लिखने पे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें ना जाति खुल रही ना धर्म खुल रहा है। इस नोट के तहत भी वर्तमान विज्ञप्ति में ये लाइन डाली जा सकती थी। इसी तरह की बात केंद्र की 2012 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 12-13 की पृष्ठ संख्या 77 में वर्णित पैरा 7.2.2 के बिंदु 9 में स्पष्ट लिखी थी।
मैं एक कुछ दिनों बाद में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का भी एक वीडियो जारी करूंगा। दोस्तों 2012-13 में लास्ट बार ये बात कही गई थी कि परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को है जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को कि उन्होंने ये बात कहनी बंद कर दी। उन्होंने फिर वो लाइन बदल ली। फिर लास्ट जो 3-4 साल तक फिर थोड़ी सी लाइन चलती रही कि ये जो सफाई कर्मचारी वर्ग है वाल्मीकि समाज से संबंधित, उससे संबंधित उनको नौकरी में प्राथमिकता की तो बात ही हट गई 2012-13 के बाद में। वो और विस्तार से अभी मेरे को ढंग से याद नहीं है, लेकिन मैंने नोट किया हुआ है। वो जब वीडियो बनाऊंगा सारे तथ्यों के साथ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन आपको ये मैं साफ स्पष्ट बताना चाहता हूं, पिछले 3-4 साल से, पिछले करीबन 3-4 साल से हमारे अपने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने ये बात कहनी ही बंद कर दी है, बिल्कुल बंद कर दी है कि सफाई कार्य करने वाली जो परंपरागत कौम है, जाति है, उनको प्राथमिकता दी जाए। चलो जाति से प्रॉब्लम है तो आप सफाई कार्य से जुड़े परिवार लिख दो। आप रिपोर्ट में ये बात ही लिखना बंद कर दिया इन लोगों ने, जो कि बहुत गलत है। एनीवे आगे चलते हैं। 7वां बिंदु है, इसी प्रकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भी अपने पत्रांक, ये जो पत्रांक है देखिए 23/9/2013, इसमें वित्त विभाग ने, अब 2013 में किसकी सरकार थी आप जान सकते हैं, केंद्र में किसकी सरकार थी। 2014 में तो मोदी जी आ गए थे, लेकिन 13 में ये हमारे पक्ष की, वाल्मीकि समाज के पक्ष की बात 2013 अंतिम बात थी। उसमें जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय था, जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या लिखा था कि भारत सरकार के अधीन आरबीआई एवं समस्त बैंकों आदि को सफाई कर्मचारी भर्ती में सफाई से संबंधित परिवारों को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए थे। देखिए यहाँ पर भी सफाई से संबंधित परिवार आया है, आया ना, तो कोई आपत्ति नहीं है। इसी क्रम में राजस्थान की गहलोत सरकार ने इससे भी पहले, वो ये बात तो 2013 में हुई, लेकिन इससे पहले ही स्वायत्त शासन विभाग जयपुर अशोक गहलोत जी की सरकार में पत्रांक 18/18 दिनांक 31/5/2010, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये 2010 की जगह 2011 भी हो सकता है, क्योंकि वो लेटर बहुत पुराना है, थोड़ा उसका प्रिंट साफ नहीं है, एक जगह ये 2011 दिख रहा है, इसलिए इसको आप 31/5/2010 या 31/5/2011 माने। आप 10 या 11 माने, लेकिन उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार थी। तो उसमें सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई करने वाले वाल्मीकि परिवारों को प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अफसोस राजस्थान की भाजपा सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। 8वां बिंदु है, पूर्व में राजस्थान की भाजपा सरकार ने 2018 में जो लॉटरी द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली, वह भी त्रुटिपूर्ण रही, क्योंकि बहुत से जरूरतमंद परिवारों का उसमें चयन ही नहीं हुआ। बहुत से एक ही सक्षम परिवारों में एक साथ 4-5 नौकरी आ गई और जरूरतमंद मुंह ताकते रह गए। इस बार भी यदि सॉफ्टवेयर को ढंग से विकसित नहीं किया गया तो ये होने की संभावना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि मैं टेक्निकल हूं इसलिए इस बात को अच्छे से जानता हूं। होता क्या है कि जैसे एक ही परिवार में 10 फार्म भरे, एक परिवार ने, बहन, भाई, भाभी, भौजाई, सब ने एक साथ फार्म भर दिए, जमा कर दिए। अब मान लो उनका क्रमांक है 51 से 60। अब सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसने क्या किया, एक साथ बंद छुटाया तो वो 10 के 10 सेलेक्ट, मतलब उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो ऐसा हुआ है कि एक साथ जिन परिवारों ने फार्म भरे उनके 4-4, 5-5 नौकरियां एक ही घर में आ गई। तो ये बेचारे जो जरूरतमंद थे वो मुंह तकते रह गए। मेरे कहने का मतलब है, अगर लॉटरी हो तो प्योर लॉटरी हो, फिर उसमें चाहे कोई भी फॉर्म भरे, अगर कोई अधिकारी के परिवार से भर रहा है और उसका सिलेक्शन लॉटरी से हो रहा है और साथ में सारी चीजें मानते हुए,
यानी कि जो नियम है, जो कायदे हैं, उन सबको मानते हुए बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। अगर उनका सिलेक्शन होता है लॉटरी से, तो वो लॉटरी प्योर होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर एकदम दुरुस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बंस का बंस उठा लिया एक जगह से। अब हम नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। वर्तमान सफाई कर्मचारी भर्ती को तथ्यों, नियमों, संवैधानिक आधार पर आसानी से न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इस भर्ती विज्ञापन 2/2024 में तलाकशुदा विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात को गौण करते हुए आगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और संविधान की उद्देशिका, जो जिसको प्रियम्बल कहते हैं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने योग्य है, जिसमें उक्त संशोधन को चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय से पुनर्विचार का अनुरोध किया जा सकता है। लेकिन फिक्र सिर्फ बेरोजगारों का रोजगार छीनने की है। प्रशासनिक नियमों का सामान्य सिद्धांत भी यही है, कहता है कि कानूनन यदि कोई सरकारी नियम या अधिसूचना भेदभावपूर्ण है या समानता के अधिकार को प्रभावित कर रही है, तो ये असंवैधानिक मानी जा सकती है। देखिए, मैंने जो वीडियो के शुरू में नियम सुझाए थे, अगर उनको मान लेती है तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, प्रथम प्राथमिकता आप नगर निकायों को, जो नगर निकायों में जिन्होंने काम किया उनको दे दो। द्वितीय प्राथमिकता में आप बाकी सबको दे दो। बाकी सबको जिसकी होगी, जिसका लक होगा, उसको नौकरी आ जाएगी। बट आप कम से कम उनको आवेदन करने से तो मत रोको ना। आप प्रथम प्राथमिकता देते हुए अगर सीधे ही उनके फॉर्म ज्यादा आ गए, तो सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को प्राथमिकता दीजिए। इस लेटर को ढंग से पढ़ने की जरूरत है और इस लेटर को ढंग से समझने की जरूरत है। देखो दोस्तों, मैं लेटर यूं ही नहीं लिखता हूं, मैं बहुत खोजबीन करता हूं, रातें काली करता हूं, एक एक अनुच्छेद, एक नियम पूरी स्टडी करके और फिर मैं लेटर जारी करता हूं। इस बात को ये अधिकारी वर्ग पढ़ते हैं और समझते हैं कि हाँ, लेटर तो इन्होंने जो लिखा है बहुत ढंग से एडवोकेसी करके लिखा है। एनीवे, 10वां पॉइंट क्या कहता है? हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती 1/2024 के बीच में 15 मार्च 2024 को शुद्धि पत्र जारी कर नियम बदला। उसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, राजस्थान उच्च न्यायालय ने। तो स्वायत्त शासन विभाग ने उस भर्ती को रद्द करके क्या किया, भर्ती विज्ञापन संख्या 2024 निकाल दी और राजस्थान नगरपालिका सेवा नियमों में भी ऊपर वर्णित संशोधन भी कर दिया। इसे किस श्रेणी में देखा जाए? देखो दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर फैसला दिया है तो इन्होंने भी बड़ी होशियारी से एक बात, ये देखो 11वां पॉइंट में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, इसमें सेम ही चीज है, इसलिए चलो पढ़ देता हूँ मैं। 11वां पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में आया निर्णय जिसमें सरकारी भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में परिवर्तन नहीं किए जा सकते के फैसले का अध्ययन कर मुझे जानकारी मिली है कि यदि किसी भर्ती विज्ञप्ति में पहले से ही ये शर्त जोड़ दी जाती है कि नियमों में संशोधन किए जा सकते हैं, तो इसे तकनीकी रूप से न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उम्मीदवारों को पहले से ही संभावित बदलावों की जानकारी होती है। हालांकि इस प्रकार की शर्त का उपयोग करते समय सरकार या भर्ती करने वाले निकाय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के संशोधन वास्तविक और न्यायोचित हो, यूं नहीं कि मर्जी पड़े वो आप नियम बदल दो। तो इन्होंने क्या किया, डीएलबी ने इसका इलाज पहले से कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे डीएलबी को पहले से ही आत्मज्ञान हो रहा है हर बात का, इन्हें पहले ही पता चल रहा है कि क्या क्या नियम बदलने वाले हैं, क्या हो रहा है, ऐसा अनुमान लगा रहा हूं मैं। एनीवे, इन्होंने 12वें पॉइंट में मैंने लिखा है, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की सफाई कर्मचारी भर्ती 2/2024 के पैरा 1 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बिंदु 11 में ये लिखा गया है कि भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी का मतलब होता है अपडेटेड इंफॉर्मेशन। तो कोई भी अपडेट है तो उसके लिए विभाग की वेबसाइट ये जो दी गई है इसको निरंतर रूप से देखते रहें। यानी इसका सीधा मतलब है कि वो इसमें समय समय पर परिवर्तन करेंगे। ये बात इन्होंने पहले ही लिख दी।
इसीलिए देखो ना आपने, इन्होंने अभी अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में 2 पेज का संशोधन जारी किया ना, तो फिर अगर यूं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने निकाला है उसका अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में 2 पेज। तो वो इसी कारण, ये जो 12वें पॉइंट में मैंने बात बताई ना, इसी के कारण उन्होंने निकाली, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम उसमें अपडेट करते रहेंगे। अर्थात विज्ञप्ति में संशोधन की जगह विभाग ने रखी है, जिसे इस वेबसाइट पर अपडेट किया जा सकेगा। इससे वर्तमान में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन भी नहीं होगा। और उसके बाद ये मैंने सब आपको पढ़ के सुना ही दिए हैं, जो मैंने सजेशन दिए थे। वापस रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, पहले ही मैंने बोल दिए हैं। वीडियो भी काफी लंबा हो गया है। तो दोस्तों ये था, ये लेटर बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, बहुत मेहनत से बनाया है। कुछ लोग उल्टी सीधी बात जब ग्रुपों में करते हैं, मेरे हृदय को बहुत चोट पहुंचती है। मैं पूरे अपनी अंतरात्मा से लेटर बनाता हूँ। मुझे कोई मशहूर होने का शौक नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं बनना है। जो बनना था मैं बन गया। अब मैं मेरे राजनीतिक जीवन परमात्मा ने लिखा मेरे नसीब में, तो मैंने उसका सदुपयोग किया है समाज हित के अंदर। मैंने उसका कहीं भी दुरुपयोग नहीं किया है। उसका कारण है कि आज मुझे जॉब करनी पड़ रही है। आप समझ सकते हो, 2 बार उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति को अगर जॉब करनी पड़े तो वो व्यक्ति कितना ईमानदार होगा। लेकिन लोग अपनी बात करते रहते हैं, करने दीजिए उनको, कोई बात नहीं। मैंने तो ये लेटर बहुत सच्चे दिल से लिखा था और मेरे लेटर्स पर काम भी होता है। हमने लीगल नोटिस भेजा डीएलबी को, उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र की भी बात थी उसके अंदर, और अंतिम दिनांक आगे बढ़ाने की भी बात थी। अंतिम दिनांक भी बढ़ी। हम तो क्रेडिट नहीं खा रहे हैं कि भाई मेरे ही लेटर से या मेरे ही लीगल नोटिस से हुआ है। सभी ने प्रयास किया, सबके शामिल प्रयास थे, तो हम क्रेडिट खाने वालों में से नहीं हैं। लोगों ने मालाएं पहनी, मिठाई खाई के देखो साहब हमने डेट आगे बढ़ा दी। तो अरे भाई, अगर आप डेट आगे बढ़ा सकते हो तो फिर और संशोधन करवा दीजिए ना, जो समाज हित में है। जब वो नहीं करवा सकते तो आप अकेले ऐसे क्रेडिट मत खाइए, सबकी मेहनत है। ये जो लेटर मैंने लिखे हैं बहुत बारीकी से, एक नियम की स्टडी करके और फिर लिखे हैं मैंने। अगर इस लेटर के ऊपर कार्रवाई होती है, जो कि थोड़ी थोड़ी हुई भी है, जैसे ESIPF का जो बंदिश थी उसको थोड़ा हल्का किया गया है, तो इस लेटर पर भी कार्रवाई हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अगर इस पे विचार करती है, और ये जो लास्ट में जो मैंने सुझाव दिए हैं, ये सुझाव 1 से लेकर 7 तक, ये आप रट लीजिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये जो 1 से लेकर 7 तक सुझाव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको लागू कर दे सरकार, तो मैं कहता हूँ सबकी समस्या दूर हो जाएगी, सबकी, और सब राज्य को से फॉर्म भरेंगे। देखो, फॉर्म भरने से रोकना गलत है। फॉर्म भर दे, सिलेक्शन नहीं हो, दुख नहीं होगा कि चलो हमारी किस्मत में नहीं था, नहीं मिला। लेकिन फॉर्म ही नहीं भरने दे तो उस आदमी की आत्मा कितनी जलेगी, ये बहुत गौर करने की बात है। अरे भाई, आप इतना दिमाग लगा रहे हो DLB के अधिकारीगण, तो आप एक छोटा सा लाइन डाल के और एक संशोधन निकाल दीजिए कि नगर निकायों के जो अनुभव है उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, और जो गैर नगर निकायों के अनुभव है उनको द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉर्म्स के बहुत ज़्यादा आने से बचना चाहते हैं, क्योंकि जो ये विज्ञप्ति निकली थी पहले, उसमें मैंने सुना है कि 9 लाख के करीब फॉर्म आए थे, तो फिर उनको संभालना और सॉफ्टवेयर में डालना इनके लिए भारी पड़ गया था। शायद ये इसीलिए उससे बचना चाह रहे हैं। और कुछ बातें और भी सुनने को मिल रही है कि साहब अभी तो सफाई कर्मचारी आयोग का ही गठन नहीं हुआ है, जब अध्यक्ष भी नहीं बना, उपाध्यक्ष भी नहीं बना, सदस्य भी नहीं बना, तो फिर ये भर्ती करेंगे कैसे? तो हो सकता है, ज्यादा संभावना तो ऐसे लग रही है कि ये भर्ती रद्द भी हो सकती है। रद्द होने की संभावना अधिक लग रही है। या तो सरकार खुद ही रद्द कर देगी, या फिर कोई ना कोई कोर्ट से इसका स्टे लेके आ जाएगा, और फिर जैसे भर्ती विज्ञापन 1/2024 रद्द किया सरकार ने,
वैसे इसको भी रद्द कर सकती है। वैसे राजस्थान में उपचुनाव चल रहे हैं तो ये एक बढ़िया लॉलीपॉप भी हो सकता है। अब मेरी ये बात लोग क्या है कि इसको लेके जाएंगे कि ये तो कांग्रेस ही है इसलिए कह रहा है। नहीं, बात कांग्रेस की नहीं है। अगर बीजेपी सरकार मेरे समाज के लिए अच्छा करेगी तो मैं अच्छा बोलूंगा, छाती ठोक के बोलूंगा, बिना डरे। डरता नहीं हूं मैं किसी से, खुला बोलता हूं, लेकिन बात सही होनी चाहिए। भाई तुमको भर्ती करनी है तो करो ना, नहीं करनी तो मत करो, कर दो रद्द। जरूरत ही नहीं है ऐसे उल्टे सीधे नियम डाल के आप परेशान कर रहे हो। तो या तो भर्ती करनी है तो जो ये प्रावधान बताए मैंने कोई हवा में नहीं बताए हैं, इनके ऊपर गौर किया जाए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो रिपोर्ट है 2012-13 की, उसमें भी लिखा हुआ है। वित्त मंत्रालय जो है 2013 में उन्होंने भी लिखा है आपको परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, इस लाइन के ऊपर ध्यान दो। और प्लीज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि ये जो 7 बिंदु है इसको गौर करें। तलाकशुदा विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, जो सीवरेज सफाई मृतक है उनके परिजनों को इस भर्ती में जो है प्राथमिकता दी जाए। ये सीवरेज सफाई के जो मृतक है ना, इसमें इसका जो रूल है जो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है उनके मृतकों के परिजनों को जो है रोजगार देने की बात। तो ये भी हवा में नहीं है ये बात। ये सारी बात जो है लगभग 90% जो है वो कानूनन बेस्ड बात लिखी है मैंने। और 12-18 के जो पेंडिंग न्यायालय में पेंडिंग जो है अभ्यावेदन, उनका निस्तारण करने में भी क्या प्रॉब्लम है, उनका निस्तारण कर दिया जाए पहले से ही। तो बहुत पेचीदगी है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अगर इस वीडियो में भावावेश में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है। मैं तो आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो ईर्ष्यावश होती होगी। मैं उनको भी कहता हूँ कि भाइयों इतनी ईर्ष्या मत करो, जो सही हो उसको सही को, गलत को गलत को। जो बात सही लिखी है मैंने तथ्यात्मक, उसका समर्थन करें आप। चाहे मेरी तारीफ नहीं करें, आप अपने लेटर पैड पर लिखकर भेजिए। आप खाइए क्रेडिट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस बात को जो तथ्यात्मक है उसको सरकार तक पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले कोई लेटर को लेके आपके सामने पेश होऊंगा और उसको विस्तार से आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। निवेदन है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकॉन को दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर करें।